जी अस्सलाम वालेकुम। शॉपिफाई सीरीज़ की हमारी आज क्लास 15 है और इसके अंदर हमने डिस्कस करना है मेटा एड स्ट्रेटजीज़ को। मेटा एड्स ख़ुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है जिसको इस डिजिटल एरा के अंदर मेटा एड्स बहुत अच्छे से आती हैं, उसकी बहुत वैल्यू है। बिकॉज़ मेटा एड्स पे बहुत बड़े बड़े बिज़नेस जो है ना वो सस्टेन कर रहे हैं आज के दौर में भी। वैसे तो मेटा एड्स के अगर हम डिस्कस करना चाहें तो बहुत ज़्यादा बातें हैं। यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे कि मेटा एड्स पे 11-11 घंटे की वीडियोस अपलोड हुई हैं, लेक्चर्स वगैरह। तो इतना डीप डाउन नहीं हम जाएंगे, जस्ट हम मेन स्ट्रेटजीज़ को और जो न्यूली अपडेट्स आई हैं मेटा की उनको हम जो है कंसिडर करेंगे अपने इस लेक्चर में। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली जो ये वीडियो देख रहा है उसको मेटा एड्स कम से कम बनानी आती है, कैंपेन बनानी आती है, क्योंकि वो सेम स्ट्रक्चर चलता है फ़नल का, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। और जो मेन चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक स्टफ़ को इधर नहीं डिस्कस करना है मैंने, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और हमने ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो कवर करनी है इसके अंदर। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर कुछ अपनी कैंपेन्स के स्टैट्स दिखा देता हूँ। ये मैंने जो मेरी इस टाइम एक्टिव कैंपेन्स हैं, वैसे तो 100 अबव कैंपेन्स हैं, लेकिन जो एक्टिव हैं अभी वो 6 हैं। और इसमें हमें देखें कॉस्ट पर रिज़ल्ट्स किसी में हाई आ रहा है, किसी में मतलब लो आ रहा है, ठीक है। और लास्ट 30 डेज़ के स्टैट्स हैं एंड वी गॉट 216 परचेजेस, ठीक है। और एक महीने के अंदर 1,60,380 रुपये का एड स्पेंड है विद द ROAS 3.47, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब है कि हमें 3.47, इट मीन्स हमें 1 रुपया खर्च करने पर 3.47 रुपया जो है ना हमें उसका बैक मिल रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बताया कि हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, जो हम अपने एड्स पे बजट लगा रहे हैं उसका हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। लाइक अगर हमने लास्ट 30 डेज़ के अंदर 1,60,380 रुपये किया है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.47 के साथ, वो जो हमारी अमाउंट होगी वो हमारा रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू में से फिर हम जब अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वगैरह माइनस करेंगे तो देन जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो नेट प्रॉफिट हमारा, उसको हम जो अपना प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये अभी आप कुछ स्टैट्स देख सकते हैं, मतलब इस तरह की कुछ परफॉर्मेंस अप एंड डाउन्स मेटा में होती रहती हैं, ठीक है। अब इसमें हमें रोआस थोड़ा सा बुरा है, इसमें बहुत अच्छा है 4.32 का, इसमें और भी ज़्यादा अच्छा है 5 के अबव है, ठीक है। तो ये चीज़ें अप एंड डाउन्स होती रहती हैं, किसी में 83 परचेज, किसी में 48, किसी में 39। तो हमें डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे ट्राई करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं आप लोगों की ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि जितनी सिंपल और आसान लफ्ज़ों में बात की जाए आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। अब मैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का ना एक फ्रेमवर्क होता है जिसे हम फ़नल कहते हैं। अब मोस्टली जो ब्रांड्स की मैं बात करूँ तो वो फ़नल पे काम करते हैं। बड़े ब्रांड्स जिनके एड्स के बजट ज़्यादा होते हैं वो क्या करते हैं, वो TOF, MOF और BOF, इसका मतलब होता है टॉप ऑफ द फनल, मिड ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। अब ये क्या होता है? अब टॉप ऑफ द फनल मतलब इसमें हम सिंपल कैंपेन बनाते हैं अवेयरनेस की, ठीक है। मतलब मैंने एक ब्रांड लॉन्च किया अपना, कोई स्किन केयर का या कोई क्लॉथिंग का। अब मेरे ब्रांड को मार्केट में कोई भी नहीं जानता सिवाय मेरे या मेरे कुछ दोस्तों के अलावा। अब मुझे लोगों को भी तो बताना है ना कि यार मेरा भी कोई ब्रांड है, तो मैं एक अवेयरनेस की कैंपेन चलाऊंगा। उसका गोल ही ये होगा कि हमारी एड्स जो है ना मैक्सिमम लोगों तक रीच करेगी, ताकि उनको पता लग सके कि हाँ भी इस नाम का या इस निश का भी कोई ब्रांड जो है ना वो सस्टेन करता है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर टॉप ऑफ द फनल में हम ऐसी कैंपेन बनाते हैं जिनका ऑप्टिमाइजेशन गोल जो होता है वो अवेयरनेस का होता है। उसमें हम मेटा को या फेसबुक को ये नहीं कहते कि हमें सेल्स ला के दो, उसमें हम ये कहते हैं कि हमें अवेयरनेस, हमें मैक्सिमम रीच हमारी जो है ना बढ़ाओ दो। उसके भी अंदर हम अपने क्रिएटिव यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने ब्रांड के रिलेटेड जो है ना हम वीडियोस या इमेजेस यूज़ करते हैं। फिर जब उसको हम महीना 1.5 महीना चलाते हैं, ठीक है, या 2 महीने, मोस्टली ब्रांड्स तो फिर साथ साथ चलाते ही रहते हैं। तो फिर हम जो है ना उसी ऑडियंस को जो है ना वार्म करते हैं, मतलब उनको फिर हम अपने प्रोडक्ट के एड्स दिखाने लग जाते हैं। फिर जब वो हमारे वेबसाइट विज़िट करने लग जाते हैं, वो थोड़े से अवेयर हो जाते हैं ब्रांड के बारे में, ठीक है, तो फिर जाके जो है ना हम सेल्स की कैंपेन की तरफ आते हैं।
देन वहाँ पर हम उनको प्रॉपर अपने प्रोडक्ट्स के एड्स दिखाने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो होता है एक ब्रांड की जो एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप होता है, वो फ़नल पे काम करते हैं। मतलब मोस्टली जो ब्रांड है, ब्रांड्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि ब्रांड जो होते हैं वो सेल से ज़्यादा अपनी अवेयरनेस पे काम करते हैं, ठीक है। उनको सेल से इतना मतलब नहीं होता जिनकी जितना उनको अपनी रेपुटेशन और अपनी अवेयरनेस से फ़र्क होता है, क्योंकि उनका एंड गोल जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, मतलब लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है उन्होंने, तो वो अपने आप की अवेयरनेस में ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया वो कॉन्सेप्ट। लेकिन अब जो छोटे स्टोर हैं, जिस तरह मेरा एक छोटा स्टोर है, मेरे पास प्रोडक्ट ही कुछ 4 से 5 प्रोडक्ट्स हैं, या गिने चुने कुछ प्रोडक्ट्स हैं, या कोई ड्रॉप शिपिंग का कोई प्रोडक्ट है, तब हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अवेयरनेस करें या ऑडियंस को वार्म करें, नहीं, तब नहीं ये चीज़ें कर सकते। तब हमें जो है ना स्ट्रेट जो है ना सेल्स कैंपेन जाना पड़ता है। उस कैंपेन स्ट्रक्चर की तरफ जाने से पहले ना 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट ये है कि भाई अगर आपके पास मतलब फ़नल की स्ट्रेटजीज़ या उस वे में आपके पास बजट नहीं ना है, तो मिनिमम भी आपका पर डे का जो बजट होना चाहिए ना फेसबुक पे ऐड रन करने के लिए पाकिस्तान मार्केट में 1500 से 2000 के दरमियान होना चाहिए, लाजमी है, ठीक है। और इंटरनेशनल में अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आप किस बिज़नेस निश में काम कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने आपको बता दिया कि आपका डेली का बजट इतना होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज़ कि हमारे यहाँ पे लोग एड्स लाते हैं, उनको ऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन वो फिर जो है ना जब एंड ऑफ द डे वो कैलकुलेशन करते हैं तो वो लॉस में होते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग नहीं सही सेट की होती। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि आपने कैसे अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रखनी है। लेट से आपको एक प्रोडक्ट आपको मिला जो आपको मार्केट से मिल रहा है 400 रुपये का, ठीक है, और 400 रुपये का मिल गया आपको। उसके बाद आपने जो है ना ऐसा कंसिडर करना है कि 500 आपने ऐड कॉस्ट कंसिडर करनी है उसके अंदर, ठीक है। अज्यूम करना है कि 400 की मुझे मार्केट से प्रोडक्ट मिल रही है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या मेरी परचेजिंग कॉस्ट जो है ना 400 पड़ रही है मार्केट से। अब आपने उसमें ये कंसिडर करना है कि इसमें मेरी ऐड कॉस्ट 500 इंक्लूड हो जाएगी, कितना 900 हो गया। अब उसके बाद आप मोस्टली और डिलीवरी जो है ना पाकिस्तान में वो फ्री ऑफ़र कर रहे होते हो, अभी मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब डिलीवरी कॉस्ट आपने 300 भी कैलकुलेट कर लेनी है, तो ये आपके टोटल हो गए 1200 रुपीज़। अब 1200 रुपीज़ का आपके एक्सपेंस आ गए हैं एक प्रोडक्ट पे, ठीक है। एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से लेकर आपके कस्टमर के घर तक पहुंचने में आपको 1200 रुपये खर्चा आया है। अब आपने उसके ऊपर जो है ना अपना नेट प्रॉफिट रखना होता है। अब वो नेट प्रॉफिट आप अपनी मर्ज़ी से रख लें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा मिनिमम ज़्यादा ना रखें, मिनिमम 600 से 700 800 बस इतना रखें, ठीक है। तो मतलब अगर आप उसकी 1800 प्राइस रख रहे हैं, जिस तरह मैंने 1799 रुपीज़ रखी है, तो मेरा नेट प्रॉफिट जो होगा ना वो सारे एक्सपेंस निकाल के, ऐड कॉस्ट निकाल के, डिलीवरी कॉस्ट निकाल के, प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल के 600 रुपया होगा। तो एक चीज़ जो मुझे 400 की मार्केट से मिल रही है, तो मैं उसको 1800 की बेचूंगा तो मुझे नेट प्रॉफिट 600 का बचना है। तो मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, 400 की लेते हैं, मैक्सिमम 1000 1200 या 1300 की बेचने की कोशिश करते हैं, जिनमें वो इन दी एंड लॉस पे ही जाते हैं, क्योंकि एक आधा रिटर्न भी आ गया, 2-3 रिटर्न भी आ गए, तो वो कॉस्ट उनकी उधर से कट जाती है। तो ये चीज़ आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने बड़ा जो है ना सीरियसली लेना है। अच्छा, अब बात की थी मैंने कि अगर आपके पास हाई बजट है तो आपने प्रॉपर फ़नल को फॉलो करना है, मतलब पहले अवेयरनेस करनी है, फिर उसी ऑडियंस को वार्म करना है, ठीक है, फिर उसी ऑडियंस को जो है ना आपने कन्वर्ट करना है अपने कस्टमर्स में। ये अप्रोच जो है ना वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है, सस्टेनेबल है, बट इसमें बजट आपको ज़्यादा चाहिए और ये मोस्टली ब्रांड्स ही अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, ठीक है, आपके पास इतना बजट नहीं है, तो देन आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्ट सेल्स कैंपेन पे जाना है। आपने कोई अवेयरनेस नहीं करनी, कोई ऑडियंस को वार्म नहीं करना। एक दो सिंपल कैंपेन बनाएं, अपना शूट जो है ना अपने प्रोडक्ट्स का वो अच्छा सा करवाना है आपने, और उनको आपने ब्रॉड और इंटरेस्ट ऑडियंस मिक्स करके जो है ना एक एड सेट ब्रॉड का और एक दो एड सेट इंटरेस्ट के चला के आपने उसको रन कर देना है। अब बात करते हैं जी फेसबुक के कैंपेन स्ट्रक्चर की। अब मैं आपको बहुत सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ। मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि आप ये अपनी फ़र्स्ट कैंपेन बनाने जा रहे हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है। तो आपने ऑब्जेक्टिव जो है हमेशा सेल्स का रखना है, कन्वर्जन्स का रखना है, ठीक है, और कोई नहीं सिलेक्ट करना।
आपके जो ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है वो परचेज़ का होना चाहिए, और आपने ये कैंपेन का बजट जो देना है वो एड सेट लेवल पे देना है। ये चीज़ हमने टिकटॉक के बारे में भी कंसिडर की थी। एड सेट लेवल पे कैसे देना है वो अगर मैं बताऊँ, लेट से कि यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और इसको मैं करता हूँ साइड पे, अब यहाँ पे ये सेल CALLAABO, जहाँ पर ABO लिखा होता है इसका मतलब है ऐड बजट ऑप्टिमाइजेशन, और यहाँ पे आगे लिखा रहा है यूजिंग ऐड बजट, मतलब ये वाली जो कैंपेन है एक, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं ऐड सेट पे चला जाता हूँ। इसमें 3 एड सेट लिंक चल रहा है, एक ही रहा है। अब इसमें जो है ना बजट डेली का 505 दिया हुआ है एक ऐड सेट को, और एक को 1200, मतलब इधर हमने देखें अपनी मर्ज़ी से दिया हुआ है, एक को 800, एक को 1200, एक को 505, मतलब हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। ऐड सेट में हम हर ऐड सेट को अपनी मर्ज़ी का बजट दे सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है जितने मर्ज़ी बनाना चाहें, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि ज़्यादा ऐड सेट ना बनाएं, 3 से 4 या मैक्सिमम 5 ऐड सेट बना लें। अब जो CBO होता है उसमें कैंपेन लेवल पे बजट सेट हो जाता है, जो मेटा होता है वो खुद डिसाइड करता है कि किस ऐड सेट को कितना बजट देना है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपने स्टार्ट जो करना है ना वो ABO कैंपेन से करना है, ठीक है। पहला एड सेट आपने ब्रॉड रखना, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं डालना, और आपने जो एज है वो आपने 18 to 45 करनी है, इससे 45 से अबव नहीं जाना क्योंकि वो बाइंग पावर ख़त्म हो जाती है। और जेंडर, अगर तो आपका प्रोडक्ट जो है वो जेंडर स्पेसिफिक है तो आपने जेंडर स्पेसिफिक पर ही जाना है, ऑल नहीं करना। अगर मैन के रिलेटेड है तो मैन पर जाना है, वुमेन के रिलेटेड है तो वुमेन पे जाना है। अगर कोई जेनेरिक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो फिर आपने ऑल करना है। दूसरा एड सेट आपने इंटरेस्ट का बनाना है, जिसके अंदर आपने मैक्सिमम 5 इंटरेस्ट लाजमी अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड या अपने निश के रिलेटेड डालने हैं, ठीक है। अब वो 5 इंटरेस्ट आपके अच्छे इंटरेस्ट हों, आपके ऑडियंस के रिलेटेड हों। उसके बाद जो आपके क्रिएटिव्स हैं ना, जो आप ऐड यूज़ करोगे उसमें आपने मिक्स चीज़ें यूज़ करनी है, इमेज भी यूज़ करनी है, वीडियोस भी यूज़ करनी है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो वीडियोस और इमेज चलती हैं, ठीक है। और वीडियोस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है रील वीडियो, जिस तरह फेसबुक पे रील्स आती हैं और इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं। आपकी तकरीबन जो है 70 to 80% लोग जो परचेज़ करते हैं वो रील को देख कर करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपने जो है सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना अपनी रील वीडियोस पर करना है, और उसी को स्पॉन्सर करके आपने अपने ऐड में यूज़ करना है। और दूसरी बात यह है कि हमेशा मैं देखता हूँ बहुत सारे एड्स नज़र आते हैं, उसमें लोगों ने इतनी ज़्यादा कलरिंग और ये प्रमोशंस, ज़्यादा प्रमोशन नहीं लगानी कभी। जो आप बहुत ज़्यादा प्रमोशन देते हैं ना वो एक जो है ना वो चीप मार्केटिंग को जो है ना डिस्प्ले कर रहा होता है, मतलब वो उस तरह से आपका ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो रहा होता, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट यही है कि आपने आपकी जो वेबसाइट का थीम है, जो कलर कम्बिनेशन है, कोशिश क्या करें उसको अपनी एड्स जब क्रिएटिव डिज़ाइन करें उसमें यूज़ भी करें, ठीक है। तो वो कस्टमर को ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने देखा कुछ है, जब मैं वेबसाइट पे गया हूँ तो इधर कुछ है। इसमें ऑप्टिमाइजेशन मेरी जो मैं आपको टिप्स दूंगा ना, कि जब भी आप मेटा की कैंपेन बनाएं, फेसबुक की कैंपेन बनाएं, तो ये नहीं करना कि आपने एक दिन कैंपेन बनाई है और अगले दिन आप उसके अंदर चेंजेस करने लग जाओ, नहीं, कभी भी नहीं। आपने जब कैंपेन बना ली, सबसे पहले बनानी है तो बहुत ख्याल से बनानी है चीज़ें, पब्लिश करने से पहले हर चीज़ देख लेनी है। लेकिन जब आपने पब्लिश कर दी ना तो फिर उसको मिनिमम 5 से 7 दिन पहले छेड़ना नहीं है, चाहे वो अच्छे रिज़ल्ट दे रही है चाहे वो बुरे रिज़ल्ट दे रही है। 7 दिन के बाद आपने जो है ना उसको एनालाइज़ करना है कि आया कि ये मुझे प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसके बाद कोई ना कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। नीचे मैंने बता दिया। अगर इसमें आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने 7 दिनों के बाद जो देखनी है वो आपने ROAS देखना है, आपका रिटर्न कितना मिल रहा है, और आपको एक परचेज़ कितने की मिल रही है, जिसको हम कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कहते हैं, रिज़ल्ट भी कहते हैं, ठीक है। अगर तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में आपको मैक्सिमम परचेज़ 500 से 600 स्टार्ट में पड़ेगी। अगर आप बहुत अच्छी कैंपेन बनाते हैं तो आपको 300 से 250 मतलब इसमें भी आएगी, लेकिन स्टार्ट में आपको एक्सपेंसिव कॉस्ट पड़ेगी क्योंकि नया अकाउंट होगा, फेसबुक को नई आपके लिए ऑडियंस फाइंड करनी पड़ेगी, बजट थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो आपको स्टार्ट में जो है ना महंगी परचेजेज भी आ सकती हैं, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इनिशियल टेस्ट करना है आपको। अब अपने प्रॉपर जाते सार आपको नहीं पता होगा कौन से इंटरेस्ट मेरे ब्रांड्स के लिए बेस्ट हैं, तो आपको डिफरेंट इंटरेस्ट जो है ना वो लगा के टेस्ट करने पड़ेंगे, तो टेस्टिंग मस्ट है।
ठीक है। बजट अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर भी हैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट अगर आप फेसबुक की तरफ आ रहे हैं ना, तो आपके पास मस्ट है कि आपके पास बजट होना चाहिए। इसमें कोई नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड बजट और आप कहें जी उस पर मुझे रिजल्ट आए, क्योंकि मेटा का एल्गोरिथम उस तरह वर्क नहीं करता। ठीक है, मेटा टेक्स टाइम। ठीक है, वो थोड़ा टाइम लेता है, आपकी बिज़नेस को अंडरस्टैंड करता है, आपकी ऑडियंस को फाइंड करता है कौन सी राइट ऑडियंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें टाइम जो चीज़ लेती है वो फिर बजट भी लेती है, लेकिन जब वो एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेता है एल्गोरिथम, फिर वो जो है ना आपको उसके रियल रिजल्ट्स ला के दे रहा होता है। और स्टार्ट में आपने एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे नहीं जाना, आपने हमेशा मैनुअल कैंपेन बनानी है, कंट्रोल अपने पास रखना है। ठीक है, और एंड पे ये चीज़ है कि आपको फिर भी कोई अगर चीज़ मसला ज़्यादा कर रही है ना, तो आपने जो है ना, आपने लेट से आपने एक कैंपेन रन की है, 7 दिन चलाई है, और उसके स्टैट्स जो हैं आपको समझ नहीं आ रही। अब आपने क्या करना है, आपने वही स्टैट्स जो है ना वो नोट कर लेना है किसी कॉपी पेंसिल पे, या वैसे कॉपी करके ना आपने चैट जीपीटी के पास जाना है। ठीक है, चैट जीपीटी को आके आपने ना सिर्फ ये कह देना है कि योर रोल इज़ टू बी अ मेटा एड एक्सपर्ट। योर रोल, उसको रोल दे देना है कोई। ये चाहे तो कोई बिगिनर है, चाहे तो कोई एक्सपर्ट है, चाहे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। अब यहाँ पे ना वो ऐसा बिहेव करेगा कि वो मेटा एड्स का एक्सपर्ट है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने मेटा के साथ अपने स्टैट्स शेयर कर रहे होते हैं, तो वो ट्रेंड हो जाता है मॉडल। ठीक है, तो आपने अपने स्टैट्स इसको देने हैं और इससे पूछना है कि मैं आगे क्या करूँ। ठीक है, ये मैं आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स भी हैं ना वो भी चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं जब उनको खुद को नहीं कुछ समझ आ रही होती। तो ये आपको बता देगा कि आपने नेक्स्ट क्या करना है, लेकिन आपने ब्लाइंडली वो चीज़ें अप्लाई नहीं कर देनी। उसको देख लेना है, समझ लेना है, एक दो बंदों से मशवरा कर लेना है, फिर जो है ना उसको अप्लाई करना है। तो ये बेस्ट वे है कि आप जो है ना चैट जीपीटी से मदद लें अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करने में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो आता है स्केलिंग वाला थोड़ा सा मेथड आ जाता है। अगर तो आपको रोआस 3-4 का आ रहा है, इट मीन्स जो अगर तो आपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग मेरे एग्जांपल के थ्रू रखी है, मतलब आपको पर सारे एक्सपेंस निकाल के आपको 600 से 700 रुपये बच रहा है, और आपका रोआस 3-4 आ रहा है, तो इट मीन्स आप प्रॉफिटेबल हो। फिर आपने क्या करना है, हर दूसरे तीसरे दिन अपनी कैंपेन का बजट इंक्रीज़ करना है। कभी भी बजट आपने ना तो यकदम बढ़ाना है ना यकदम कम करना है, आहिस्ता आहिस्ता। अगर कम भी करना है तो आहिस्ता आहिस्ता करना है, अगर ज़्यादा बजट करना है तो उसको भी 20% या 25% बढ़ाना है। ठीक है, यकदम ज़्यादा भी नहीं बढ़ा देना है। ठीक है, और अगर कोई आपका वो एड सेट ऐसा है जो जो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, आपने सिंपल उसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करके उसको थोड़ा सा ज़्यादा, जो पहले एड सेट चला उससे थोड़ा सा ज़्यादा बजट दे के उसको 3-4 दिन के लिए रन करके देखना है। अगर वो उससे रिज़ल्ट डबल कर दे तो उसको और स्केल करना है। स्केल का मतलब फिर आपने वही वाला मेथड अपनाना है, 20 से हर 3-4 दिन बाद बजट बढ़ा देना है, क्योंकि वो आपको रिजल्ट्स ला के दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप ये करेंगे, सारी चीज़ें करते जाएंगे, साथ साथ सीखते भी जाएंगे आप। जब आपके अकाउंट में 200 परचेजेस आ जाए ना, मतलब आपकी वेबसाइट पे आप मेटा ने आपको 200 परचेजेस ला के दे दी, तो मेटा आपका जो एल्गोरिथम है, जो पिक्सल है, वो इनफ मेच्योर हो जाता है। फिर आपने जो है ना अपनी रीमार्केटिंग की कैंपेन्स बनानी शुरू करनी होती हैं, जिसमें आपने वेबसाइट विजिटर और ऐड टू कार्ट जिन्होंने किया होता है, उन्होंने परचेज़ नहीं की होती, उनको आपने दोबारा से रीटारगेट करना होता है। अच्छा जी, ये हमारी ना टोटल समरी है। ठीक है, और ये 11-12 12 12 घंटे की जो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, उनका होलसम एक्सपीरियंस ये है। बट ये है कि वो आप लोगों को जो है ना वो एक एक ऑप्शन जाके अंडरस्टैंड करवा रहे हैं, लेकिन हम इस वीडियो में वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने ये जो आपके साथ जितनी भी बातें की हैं फेसबुक एड्स के रिलेटेड, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो न्यू अपडेट्स आई हैं मेटा को मद्देनज़र रखते हुए, उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिक्स नहीं चेंज होते, किसी भी प्लेटफॉर्म के बेसिक्स आपको रखने पड़ते हैं। चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जिसको आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब एआई बहुत इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपको साथ साथ अपडेट खुद को भी अप टू डेट करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बेसिक आप
हट जाएं और आप जो है बहुत एडवांस चीज़ें यूज़ करने लग जाएं। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि आप स्टार्ट में एडवांटेज प्लस ऑडियंस मतलब एआई को सारा हैंड ओवर नहीं दे सकते, क्योंकि पिक्सल के पास कोई डाटा नहीं है। एआई तब अच्छा परफॉर्म करता है। अब चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी लोग उसको डाटा देते हैं, उससे क्यूरीज सॉल्व करवाते हैं, तो चैट जीपीटी क्या उस हमारे डाटा से ट्रेन हो रहा है, तो वो जितना हम उसको क्यूरीज देंगे वो उतना ट्रेन होता जाएगा। सेम एज़ फॉर द फेसबुक। जितना हम कैंपेन्स बनाएंगे हमारे बुरे या अच्छे रिजल्ट्स आते रहेंगे, हम सीखते जाएंगे और साथ के साथ हमें पता लगता जाएगा अच्छा यार मैंने ये किया मुझे बुरे रिजल्ट आए, मैंने ये किया और मुझे अच्छे रिजल्ट आए। ये चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि हमारा जो कैंपेन वाला काम है वो ऑलमोस्ट हर बंदे को बनानी आती है कैंपेन, इसमें मुश्किल नहीं है। जो मेन चीज़ है वो मैंने बता दी कि बजट कितना रखना है। ऐड क्रिएटिव मैंने आपको बताया कि वीडियोस पर ज़्यादा काम करना है, आपकी कम से कम भी 5 से 6 वीडियोस बनी होनी चाहिए कैंपेन बनाने से पहले। और आपका यूजीसी कंटेंट बना होना चाहिए, ख़ुद बनाएं वीडियोस, किसी का कॉपीराइट कंटेंट ना उठाएं। ठीक है, ख़ुद बनाएं वीडियोस और डिफरेंट हुक्स ट्राई करें, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें। ठीक है, और ये इंशाल्लाह करेंगे, वीडियोस पे अच्छा काम करें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा बजट हमेशा 1500 से 2000 के दरमियान रखें और कैंपेन को टाइम दें, फ़ौरन चेंजेस नहीं करने। यही छोटी छोटी बातें हैं जो वो नहीं बताते, वो आपको यहाँ से आपको बताते हैं कि आपने कैंपेन क्रिएट। अब ये नॉर्मल किसी को भी पता है कि यहाँ से कैंपेन क्रिएट हो जाएगी, या आपको किसी दूसरी यूट्यूब वीडियो से पता लग जाएगा कैंपेन कैसे क्रिएट होनी है। लेकिन जो मैंने आपको बताई है कि कितना बजट रखना है, कितने ऐड क्रिएटिव रखने हैं, मिक्स रखना है, इमेजेस भी यूज़ करनी है, वीडियोस भी यूज़ करनी है। ठीक है, और जो है एक को ब्रॉड रखना है, एक में इंटरेस्ट यूज़ करने हैं। ठीक है, इंटरेस्ट का आपको स्टार्ट में नहीं पता लगेगा, लेकिन आपने रिसर्च करनी है थोड़ी सी। इंटरेस्ट डिफरेंट टेस्ट करेंगे कौन सा इंटरेस्ट आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है, तो टेस्टिंग भी ज़रूरी होती है किसी चीज़ में आगे जाने के लिए। तो बस ये ही हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी एसईओ की है, शॉपिफाई की, उसमें मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।